दोस्तों, मैं फजल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं नीट 2025 के पेपर का सॉल्यूशन। परीक्षा पुस्तिका संकेत 47 है और ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दी गई है। नीट में 180 प्रश्न आते हैं, 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री और 90 बायोलॉजी के। 45 फिजिक्स और 45 केमिस्ट्री यानी 90 प्रश्नों के बाद 91 से शुरू होते हैं बायोलॉजी के प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारतंत्र में उत्पादक का मात्रक है? तो पारतंत्र में उत्पादक का मात्रक है किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो ये पहला ही कुछ ऑप्शन इसका सही है। प्रथम रजोधर्म कहलाता है, तो प्रथम रजोधर्म हमारा रजोदर्शन कहलाता है, तो तीसरा इसका सही है। अगले प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और दूसरा आर है। ए में एक अभिकथन दिया जाएगा और दूसरे में उसका कारण दिया जाएगा। तो हमें पहचानना है ये कथन सही है, अगर सही है तो इसका कारण जो है वो व्याख्या सही करता है या नहीं करता है। अब देखते हैं कि अभिकथन ए में क्या दिया गया। ये है सभी कशेरुकी रज्जुकी हैं परंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि सभी कशेरुकी हैं वो रज्जुकी हैं, लेकिन सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं है। अब देखें कारण में क्या दिया है। कशेरुकी उपसंग के प्राणियों में पृष्ठ रज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। यानी जो कशेरुकी रज्जुकी हैं वो रज्जु तो पाई जाती है लेकिन भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है, और वो वयस्क अवस्था में पृष्ठ रज्जु अस्थिल या उपास्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। तो ये जो कारण है वो अभिकथन ए का सही व्याख्या करता है। ए असत्य और आर असत्य, ये गलत है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, तो ये कथन जो है वो हमारा सही है। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। जीन आर और वाई स्वतंत्र अपव्यूहन का अनुपान करते हैं यदि आर आर वाई वाई गोल पीले बीज उत्पन्न करता है और स्मॉल आर आर वाई वाई झुर्रीदार हरे बीज उत्पन्न करता है, तो F2PD का फिनोटिपिक अनुपात क्या होगा, यानी लक्षण प्ररूपी या दृश्य प्ररूपी क्या होगा। जानते हैं फिनोटिपिक अनुपात होगा वो 9:3:3:1 होगा, तो चौथा विकल्प इसका सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसमें कथन फर्स्ट कथन सेकंड। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए विकल्पों से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है। ये दोनों कथन जो है कैसे हैं, सही हैं या गलत हैं। तो कथन फर्स्ट पढ़ते हैं। पुनर्योगज डीएनए के निर्माण में जैल विद्युत के संचलन से परिशोधित डीएनए खंडों से निष्कर्षित कर प्रयोग किया जा सकता है, तो ये जो कथन है वो सही है। दूसरा कथन है छोटे आकार के डीएनए खंडों को एनोड के निकट देखा जाता है, ये बिल्कुल सही है। जबकि बड़े खंड एगारोस जेल में कुकों के निकट पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों ही कथन सही हैं। इसमें देखते हैं ऑप्शंस में कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। सूत्री विभाजन के दौरान तर्क तंतुओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सूत्री विभाजन के दौरान तर्क तंतुओं का जो मुख्य कार्य है वो है गूढ़ सूत्रों को पृथक करना, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। एक एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी पादप में गुरु बीजाणु मातृकोशिका से परिपक्व मादा युग्मकों गैमेटोफाइट के विकास में कितने अर्धसूत्री और समसूत्री सूत्री विभाजनों के होने की आवश्यकता होती है? तो ये है एक अर्धसूत्री और 3 सूत्री विभाजनों की आवश्यकता होती है। चौथा विकल्प इसका सही है। गलत कथन को पहचानिए। तो गलत कथन इसमें कौन सा है ये देखना है। पहला कथन दिया गया है प्रतिरक्षी अणुओं के सी समापक पर तीव्र और लघु श्रृंखलाओं का स्थिर क्षेत्र होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। प्रत्येक प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी में 2 लघु और 2 दीर्घ श्रृंखलाएं होती हैं, ये भी सही है। दीर्घ और लघु श्रृंखलाएं डाइसल्फाइड संबंधों द्वारा एक साथ बनी रहती हैं, ये भी सही है। चौथा हमारा विकल्प बचता है, ये गलत होगा। चौथे कथन में जो दिया गया है वो है प्रतिजन यानी एंटीजन
बंधक स्थल प्रतिरक्षी अणुओं के सी समापक एन टर्मिनल क्षेत्र पर स्थित होते हैं। ये जो कथन है वो गलत है, क्योंकि एंटीजन बंधक स्थल सी टर्मिनल क्षेत्र में स्थित नहीं है। यह एंटीबॉडी अणु के एन टर्मिनल क्षेत्र में स्थित हैं, जहां भारी और हल्की श्रृंखलाओं के परिवर्तनशील क्षेत्र एक साथ मिलकर एंटीजन बंधन बनाते हैं। तो ये जो चौथा कथन है वो गलत है। तो चौथा विकल्प ही हमारा जो पूछा गया उसके हिसाब से, पहचानने के हिसाब से सही है। निम्नलिखित पर विचार करें। ये हमारे कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से कथन सत्य है ये हमें बताना है। मानव स्त्री युग्मक जनन के लिए न्यूनीकारक विभाजन नर युग्मक जनन की तुलना में पहले आरंभ होता है। ये कथन बिल्कुल सही है। प्रथम सूत्री विभाजन और द्वितीय सूत्री विभाजन के बीच का अंतराल स्त्रियों की तुलना में पुरुषों के लिए बहुत कम होता है। ये भी कथन सही है। अगला कथन सी में दिया गया प्रथम ध्रुवीय पिंड प्रारंभिक अंडक के निर्माण से संबंध है। ये कथन गलत है। पीत पिंडीकरण यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का अतिरेक गर्भाशय के अंतःस्तर के विखंडन और रजो रक्तस्राव के आरंभ की ओर ले जाता है। ये कथन भी गलत है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। बी सी जो है असत्य है, ए और बी सत्य हैं। सी सत्य नहीं है और बी भी सत्य नहीं, तो बी दूसरा विकल्प है वो सही है। ए और बी सत्य है तो दूसरा विकल्प हमारा सही है। ये प्रश्न नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए के रूप में और दूसरे को तर्क आर के रूप में नामांकित किया गया है। यानी एक ए है और एक तर्क है आर, इनको पढ़ना है। एपिटम की कोशिकाओं में सघन कोशिका द्रव्य पाया जाता है और इनमें सामान्यतः एक से अधिक केंद्रक होते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। अब इसका तर्क देखते हैं। टेपिटम में एक से अधिक केंद्रक की उपस्थिति विकसित हो रही लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का पोषण करने की दक्षता को बढ़ा देता है। ये बिल्कुल सही इसकी व्याख्या कर रहा है। तो इसमें देखें हम विकल्पों में ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। नीले और सफेद वर्ण योग्य चिह्नकों का विकास हुआ है जो पुनर्योजी कॉलोनियों को अपुनर्योजी कॉलोनियों से वर्णोत्पादक की पदार्थ की उपस्थिति में रंग पैदा करने के आधार पर विभेद करते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। नीले रंग की कॉलोनियों में प्लाज्मिड में डीएनए ससंगरिका होती है और इसकी पहचान पुनर्योगज कॉलोनियों में के रूप में की गई है। तो ये जो कथन है वो गलत है। दूसरा कथन दिया गया है बिना नीले रंग की कॉलोनीज में प्लाज्मिड में डीएनए संगरिका होती है और इनकी पहचान पुनर्योगज कॉलोनी के रूप में होती है। ये कथन है वो बिल्कुल सही है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए में से सबसे उपयुक्त उत्तर को चुनिए। तो इसमें कथन एक जो फर्स्ट है वो गलत है और कथन सेकंड सही है, तो पहला विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है ब्रायोफाइट में जेमा यानी मुकुल निम्नलिखित में से किसमें सहायता करते हैं। तो इसमें देते हैं गैसीय यूनियन में नहीं, लैंगिक में नहीं और पुरुष में भी नहीं। तो ब्रायोफाइट में जेमा यानी मुकुल जो है अलैंगिक जनन में सहायता करते हैं, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में ये दिए गए हैं हमारे यौगिक और सूची सेकंड में उसका मिलान करना है। ये है एडेनोसिन। एडेनोसिन का मिलान न्यूक्लियोसाइड से होगा, तो एडेनोसिन जो न्यूक्लियोसाइड है। एडेनिलिक अम्ल ये है हमारा न्यूक्लियोटाइड, तो बी का मिलान 2 से हो जाएगा। एडेनिन ये है नाइट्रोजन क्षार, फर्स्ट से होगा और एनालिन जो है एमिनो अम्ल है, इससे सामने इसके हो जाएगा। तो इसमें देखें ए थर्ड, बी 2 और C1 D4, तो चौथा विकल्प इसका सही है। प्रदत्त पेडिग्री वंशावली की सहायता से F3 पीढ़ी में जन्मी संतति के रोग मुक्त और वाहक जीन के एक युग्म विकल्पी पर रोग परिवर्तन है होने की प्रायिकता ज्ञात करें। ये हमारी F0 पीढ़ी है, इसमें जो वर्ग है उसको दर्शाया गया है अप्रभावित नर, और जो काला वृत्त है वो दर्शाया गया है प्रभावित मादा से। तो इन दोनों के बाद F1 पीढ़ी आती है
तो ये है जो वृत्त के अंदर काला वृत्त है वो दर्शाया गया है वाहक मादा, और ये हमारा वाहक मादा, और इसके बाद ये दोनों वाहक मादा हैं और ये प्रभावित नर है। तो ये पहुंचते हैं हम थर्ड पीढ़ी में। ये थर्ड पीढ़ी है। यहाँ पर रोग मुक्त और वाहक होने की प्रायिकता कितनी होगी? तो ये होगी हमारी 1/2। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। अधिवृक्क मध्यांश हार्मोनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिवृक्क मध्यांश हार्मोन्स के कार्य कौन कौन से इसमें देख रहे हैं। ए में दिया है ये आंखों की पुतलियों का संकीर्ण करते हैं। ये जो कथन है वो गलत है। यह एक हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है, ये सही है। अब ये रोंगटे खड़े होने के कारण है, ये भी सही है। और ये हृदय संकुचन की क्षमता को बढ़ाते हैं। कौन बढ़ाते हैं? अधिवृक्क मध्यांश हार्मोन। तो इसमें कौन कौन सही है? बी सही है और सी और डी सही है। तो इसमें ऑप्शन में देख रहे हैं तीसरे विकल्प में है बी, सी और डी। तो तीसरा विकल्प भी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यास सममित पुष्प का उदाहरण है? तो इसमें साफ जाहिर है कि मटर हमारा एक व्यास सममित पुष्प का उदाहरण है। तो चौथा विकल्प इसका सही है। यह प्रस्ताव किसने दिया था कि अमीनो अम्लों के लिए आनुवंशिक कूट यानी जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइडों से बना होना चाहिए? ये है हमारे प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स गेमो। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड। इन कथनों का अवलोकन करना है। पहला कथन है पारिस्थितिक तंत्र में सूर्य की ऊर्जा का उत्पादकों से उपभोक्ताओं में एक दिशीय प्रवाह होता है। ये बिल्कुल सही है। कथन 2 देखा, पारिस्थितिक तंत्र ऊष्मा गति के द्वितीय सिद्धांत से अपमुक्त है। ये गलत है। पारिस्थितिक तंत्र जो ऊष्मा गति के द्वितीय स्थान से अपमुक्त नहीं है। तो अब देखते हैं इसमें कथन फर्स्ट सही है, कथन सेकंड गलत है। तो ये चौथे विकल्प में दिया गया, चौथा विकल्प भी इसका सही है। शकरकंदी और आलू एक निश्चित प्रकार के विकास को प्रदर्शित करते हैं। विकास को समझाने के लिए पदों के सही संयोजन को चुनिए। तो विकास को समझने के लिए हमारा जो शकरकंदी और आलू है जो निश्चित प्रकार के विकास को प्रदर्शित करते हैं वो है तुल्यता रूपता और अभिसारी। तो इसका दूसरा विकल्प सही है। साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी होते हैं। तो साइक्लोस्टोमेटा जो है वो के सभी साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी वायु परजीवी होते हैं। तो पहला विकल्प इसका सही है। हिस्टोन में अधिक मात्रा में होते हैं। तो हिस्टोन में जो जिसकी मात्रा अधिक होती है वो है लाइसिन और आर्जिनिन। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण समष्टि की व्युत्पत्ति पर लॉजिस्टिक वृद्धि को प्रदर्शित करता है? तो यह है dn/dt बराबर Rn × k - n/k। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उन कथनों को अभिकथन ए और तर्क आर के रूप में नामांकित किया गया है। अभिकथन में ये दिया गया है कि गोल्जी उपकरण का मुख्य कार्य अंतर्द्रव्यीय जालिका द्वारा बने द्रव्य यानी उस पदार्थ को संवेष्टित कर अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना और कोशिका से बाहर निकालना है। ये बिल्कुल सही है। गोल्जी उपकरण का जो कार्य है वो। अब तर्क में देखते हैं। तर्क आर अंतर्द्रव्यीय जालिका द्वारा निर्मित द्रव्यों युक्त पुटिकाएं गोल्जी उपकरण के शीर्ष सिरे से युग्मित हो जाती हैं और ये रूपांतरित होकर गोल्जी उपकरण के ट्रांस सिरे से निर्मुक्त हो जाती हैं। ये भी तर्क जो है वो बिल्कुल सही है। यानी एक कथन की जो सही व्याख्या करता है और कथन ये है बिल्कुल सही है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शंस में ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो ए की सही व्याख्या करता है। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। रूबिस्को के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो रूबिस्को के बारे में जो कथन सत्य है वो देखते हैं पढ़ने के बाद। पहला कथन है यह RuBP के कार्बोक्सिलीकरण को उत्प्रेरित करता है। ये कथन जो है वो सही है। ये केवल अप्रकाश की स्थिति में सक्रिय होता है, ये भी गलत है। इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा ऑक्सीजन के लिए अधिक बंधुता यानी एफिनिटी होती है, वो भी गलत है।
और ये भी, यानी पहला ही सही है तो हमारा पहला ऑप्शन ही हमारा सही होगा। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। तो सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड में मिलान करना है। तो ये है प्रोजेस्टेरोन का जो मिलान होगा वो पीत पिंड से होगा, कार्बोक्सिल ल्यूटियम, तो ए के सामने 4। रिडक्शन का संबंध जो है वो अंडाशय से है, तो ये अंडाशय होगा। ये है मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन, ये है पार्स इंटरमीडिया, तो ए सी का मिलान ए फर्स्ट से और डी का मिलान रहेगा हमारा थर्ड। अब इसमें देखते हैं ऑप्शंस में A4, B2, C1, D3, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। किसी एंजाइम का प्रोटीन भाग कहलाता है, तो किसी भी एंजाइम का प्रोटीन भाग हमारा एपो एंजाइम कहलाता है, तो चौथा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम जीन क्लोनिंग के लिए अनिवार्य नहीं है? तो जीन क्लोनिंग के लिए अनिवार्य नहीं होने वाले जो एंजाइम हैं वो हैं हमारे प्रतिबंधन एंजाइम, ये है DNA, ये भी है, ये नहीं है, यानी एंजाइम जीन क्लोनिंग के लिए अनिवार्य नहीं है, वो है DNA म्यूटेस और DNA रिकॉम्बिनेस। ये दो C और D हैं, वो एंजाइम जीन क्लोनिंग के लिए अनिवार्य नहीं है। तो एंजाइम जीन क्लोनिंग के लिए अनिवार्य नहीं है DNA म्यूटेस और DNA रिकॉम्बिनेस, तो C और D इसमें सही होंगे, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा जन्म के समय पर उपस्थित होती है और मानव शरीर में रक्षा का एक अविशिष्ट प्रकार है? तो यह है सहज प्रतिरक्षा। ये प्रतिरक्षा जन्म के समय पर उपस्थित होती है और मानव शरीर में रक्षा का एक अविशिष्ट प्रकार होती है, सहज प्रतिरक्षा, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। अनुलेखन में समापन के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? तो इसमें गामा, अल्फा, सिग्मा नहीं है, बल्कि अनुलेखन के समापन के लिए रो जो है वो महत्वपूर्ण कारक है, तो चौथा विकल्प इसका सही है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित कौन सा हार्मोन वास्तविकता में हाइपोथैलेमस में संश्लेषित होता है? तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला जो हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस में संश्लेषित होता है वो है ADH, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो तीसरा विकल्प इसका सही है।